हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग स्पर्धा पब्लिकेशन का जो बुक है इसका वस्तुनिष्ठ बिहार करंट अफेयर्स जो है ये बुक हम लोग शुरू किए। इसके पहले हम लोग बिहार करंट अफेयर्स ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं स्पीडी से, लेकिन इसका स्पेशलिटी क्या है कि ये वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू के रूप में इसमें करंट अफेयर्स दिया हुआ है। तो पहले तो इसका शॉर्ट फॉर्म में जो मंथ वाइज जीके था, करंट अफेयर्स था, जनवरी 2021 से लेके मार्च 2022 तक, वो हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। और उसके आगे जो हम लोग करेंगे वो एमसीक्यूज के फॉर्मेट में है। तो उम्मीद है दोस्तों कि बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और कोई कसर नहीं छोड़ना है पढ़ाई करने में, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, मात्र 1 महीना बचा हुआ है। काउंटडाउन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, तो कमी कोई नहीं रहनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अगले क्लास में इसमें चलते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य में एमसीक्यू के फॉर्मेट में इसमें दिया हुआ है कि इसमें कंटेंट भी है प्लस एमसीक्यू के फॉर्मेट में है। तो हम लोग को ये फायदा होगा कि जो एसपीडी से हम लोग पढ़े थे पिछले क्लासेस में डिटेल्स में, उसका अब हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में विथ आंसर, डिटेल आंसर, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है इसमें। तो ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है कि आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ में मिल जाएगा। तो विथ आंसर हम लोग इसको देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट, निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए विशेषज्ञ कितने वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए। निपुण भारत मिशन, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो ये लिखता है कि निपुण भारत मिशन के पायलट प्रोजेक्ट के लिए बिहार सहित 5 राज्यों का चयन हुआ है। ठीक है, जो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। इन राज्यों के विशेषज्ञ 3 से 9 वर्ष के बच्चों, 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को की खेल एवं गतिविधि आधारित शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल तैयार करेंगे। दूसरा सवाल, हाल ही में बिहार में किस विभाग ने ई ऑफिस की शुरुआत की? बिहार में किस विभाग ने ई ऑफिस की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि विभाग। तो कृषि विभाग ने ई ऑफिस की शुरुआत फरवरी 2022 से हुई। अब विभागीय भौतिक दस्तावेजों को डिजिटल प्लेटफॉर्म ई ऑफिस में स्थानांतरित किया जाएगा। तो बिहार का कृषि विभाग जो है इतना एडवांस हो गया है कि अब ये जो दस्तावेज होंगे, वो ऑफिशियल दस्तावेज, वो आपको डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया जाएगा। चलिए, तो इसके बाद आता है तीसरा क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रखंडों को सह अंचल कार्यालय बनाया जाएगा? प्रखंडों को सह अंचल कार्यालय बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 कार्यालय, प्रखंडों को सह अंचल कार्यालय बनाया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, बिहार के 11 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय, सह आवासीय भवन का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है चौथा नंबर सवाल, हाल ही में प्रशासन के बेहतर संचालन हेतु किस जिले की जमीन को पटना में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि हम लोग पिछले क्लासेस में देखे हैं, इनफैक्ट एसपीडी वाले में भी देखे हैं, और इसके पहले वाला जो ये एसपीडी का ये स्पर्धा का जो क्लास था, कल वाला जो क्लास था, उसमें भी हम लोग देखे थे कि सारण और वैशाली दोनों जिलों से लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए वैशाली से इतना लिया गया है और सारण से 3212 एकड़ जमीन ली गई है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। उसके बाद आ जाता है पांचवा, क्वेश्चन के फॉर्मेट में ये भी फायदा हो रहा है कि आप जो थ्योरी में पढ़े हुए हैं उससे अब क्वेश्चन के फॉर्मेट में आ रहा है। तो अब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन उस जो हम पढ़े हुए हैं उससे सवाल कैसे बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहता हूँ कि कोई भी आपका सेक्शन छूटे नहीं, इसलिए मैं हर तरह से जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, जो भी बेहतर तरीके से हो सके, हम लोग उसका तैयारी करेंगे। 5 नंबर सवाल, हाल ही में बिहार का ऑपरेशन प्रहर किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन प्रहर जो है वो आपका अपराधियों को गिरफ्तार करने से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ है, बिहार का ऑपरेशन प्रहर गंभीर आपराधिक मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस द्वारा शुरू किया गया अभियान है। उसके बाद 6ठा नंबर सवाल, हाल ही में बिहार सरकार के किस विभाग के द्वारा बिहार डायरी एवं कैलेंडर 2022 को प्रकाशित किया गया? बिहार डायरी और कैलेंडर किस विभाग ने बिहार का प्रकाशित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। आंसर हो जाएगा ए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री
ने 3 जनवरी 2022 को बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित बिहार डायरी 2022 एवं कैलेंडर 2022 का लोकार्पण किया है। तो 6 सवाल के बाद ये बिहार का अद्यतन कौन क्या कहाँ करके दिया हुआ है, जो एक तरह से रिवीजन ही होगा हमारा। हम लोग ऑलरेडी इस पीडी वाला में कर चुके हैं और स्पर्धा में इसका रिवीजन हो जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रसाद वर्मा, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद रेणु देवी, विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, विधान परिषद के मुख्य सचेतक सत्ता पक्ष के संजय सिंह, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, उसके बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, कैबिनेट सचिव कौन है संजय कुमार, उसके बाद गृह सचिव कौन है चैतन्य प्रसाद, महाअधिवक्ता ललित किशोर जी हैं, उसके बाद प्रधान सचिव राज्यपाल रॉबर्ट एल चोंगथू, उसके बाद पुलिस महानिदेशक प्रभारी में एसके सिंगल, राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद, राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नरेंद्र कुमार सिन्हा, लोकायुक्त बिहार न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष RK महाजन, बिहार कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष रविंद्र कुमार, बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्षा दिलमणि मिश्रा, बिहार राज्य स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा। इसके बाद मंत्रिमंडल की बात कर लें। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवंटित नहीं है वो सारा का सारा मुख्यमंत्री के पास होता है। तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास एवं आवास। उसके बाद रेणु देवी उप मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण। उसके बाद विजय कुमार चौधरी शिक्षा संसदीय कार्य। उसके बाद अशोक विजेंद्र प्रसाद यादव ऊर्जा योजना एवं विकास, अशोक चौधरी भवन निर्माण, शीला कुमारी परिवहन, संतोष कुमार सुमन लघु जल संसाधन। उसके बाद आपका आ जाता है लघु जल संसाधन, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण, मुकेश सहनी पशु एवं मत्स्य संसाधन, मंगल पांडे स्वास्थ्य, अमरेंद्र प्रताप सिंह कृषि। उसके बाद डॉक्टर रामप्रीत पासवान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, जीवेश कुमार श्रम संसाधन सूचना प्रौद्योगिकी, राम सूरत कुमार राजस्व एवं भूमि सुधार, सैयद शहनवाज हुसैन उद्योग। उसके बाद श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, मदन सहनी समाज कल्याण, प्रमोद कुमार गन्ना उद्योग, संजय कुमार झा जल संसाधन सूचना एवं जनसंपर्क, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, सम्राट चौधरी पंचायती राज। उसके बाद नीरज कुमार सिंह पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन, सुभाष सिंह सहकारिता, नितिन नवीन पथ निर्माण, सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सुनील कुमार मद निषेध। उसके बाद जयंत राज ग्रामीण कार्य, आलोक रंजन कला संस्कृति एवं युवा विभाग, मोहम्मद जमा खान अल्पसंख्यक कल्याण, नारायण प्रसाद पर्यटन, जनकराम खाद्य एवं भूतत्व। तो उसके बाद आ जाता है 7वां नंबर सवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई है? तो बिहार ने लाई है प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021। बिहार, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बिहार के में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक भूमि प्रबंधन से जुड़ी 3 पॉलिसी बियाडा द्वारा लाई गई है। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न जो है ई निश्चय पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है? ई निश्चय पोर्टल किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो ये पंचायती राज विभाग ने ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया है। पंचायती राज के मंत्री कौन है? सम्राट चौधरी हैं। 24 दिसंबर 2021 को ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया था। उसके बाद 9 नंबर सवाल, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने सनातन धर्म की पढ़ाई शुरू कराने का फैसला लिया है?
तो सनातन धर्म पढ़ाने का फैसला जो विद्यालय ने शुरू किया वो नालंदा विश्वविद्यालय ने किया है। इसका हम लोग SPD वाला में भी देख चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सारा का सारा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है। और उसका जो क्वेश्चन बनेगा उससे, उसमें डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग उसको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कि किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है, तो ये दोनों प्रैक्टिस एक तरह से हमारा हो रहा है। प्लस इसमें कुछ ऐसा भी चीज़ होगा जो उसमें छूट गया होगा तो उसमें आ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि कुछ भी हमसे छूटेगा नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं बार बार बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे नहीं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, उसके बाद इसका उत्तर का एक्सप्लेनेशन जो है, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय के 17 जनवरी 2022 से हिंदू अध्ययन में MA की पढ़ाई शुरू की गई है। उसके बाद 10 नंबर सवाल, किस राज्य में बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो बिहार के तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण कराने वाला आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश ने बिहार के पैटर्न पर भूमि सर्वेक्षण होगा। आंध्र प्रदेश में की भूमि सर्वेक्षण टीम ने हाल ही में बिहार का दौरा किया और इससे संबंधित जानकारियां एकत्रित की थी। उसके बाद 11 नंबर सवाल, बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर किन देशों में खोलेगा? बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत के बाहर किन देशों में खोलेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई। इसमें बिहार फाउंडेशन अपना चैप्टर भारत का बाहर नीदरलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस में खोलेगा। तो नीदरलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, मॉरिशस, इसमें चारों का चारों ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद किस राज्य ने 90 वर्ष बाद जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है? 90 वर्ष बाद जातीय जनगणना कराने का निर्णय लिया है, तो ये बिहार है। केंद्र सरकार की मानने के बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य में के खर्च पर जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है। उसके बाद थोड़ा सा और छोटा सा एक दिया हुआ है, बिहार राज्य सामान्य परिचय। स्थापना 1 अप्रैल 1912 में हुआ। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस इसको बोलते हैं। राजधानी पटना है। उच्च न्यायालय भी पटना में है। राजकीय भाषा हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। और राज्य की अन्य भाषाएं मैथिली, भोजपुरी, मगही, बज्जिका, अंगिका है। उसके बाद 13 नंबर सवाल, देश के कौन से राज्य ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार की पंचायत चुनाव की तकनीक को अपनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। सी, बिहार के पंचायत चुनाव की तरह तेलंगाना में भी OCR तकनीक का इस्तेमाल कर चुनाव कराया जाएगा। तो OCR तकनीक का यूज बिहार में पंचायत चुनाव में किया गया है। उसके बाद 14 नंबर सवाल, इस ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? तो ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बिहार बन गया है। गोदाम की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर बिहार देश का ई भंडारण लागू करने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दिया है, करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ भी बिहार पहले पे है, पहले पैदान पे। इस ई भंडारण द्वारा गोदामों में खाली जगह, शुल्क और अथवा भंडारण सामग्री से संबंधित सभी सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है। उसके बाद आ जाता है 15 नंबर सवाल, बिहार में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग निदेशालय के संचालन के लिए कितने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी गई है? कौन? पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग निदेशालय के संचालन। ठीक है, इसका निदेशालय के संचालन के लिए 446 अफसर और कर्मचारियों की नियुक्ति का मंजूरी दिया गया है। तो राज्य के पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के निदेशालय के लिए 446 पदों की मंजूरी दी गई। इसमें से 26 पद निदेशालय के स्तर के और 420 पद क्षेत्रीय कार्यालय के स्तर के होंगे। उसके बाद 16 नंबर सवाल आ जाता है, बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योगों को कितनी कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है? तो 4 कैटेगरी में बांटने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन जो है, इसके तहत राज्य के उद्योगों को 4 कैटेगरी में बांटकर उनके लिए रियायत और प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन से लेकर स्टाम्प ड्यूटी, कौशल विकास, पेटेंट रजिस्ट्रेशन तक में रियायत का प्रावधान है। तो इन सब चीज़ों में भी रियायत का प्रावधान है। बिहार में नेक्स्ट सवाल 17 नंबर, बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम में कितने मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा बी, 250 मेगावाट। ठीक है, अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। फिर वो छोटा सा बॉक्स में जो दिया हुआ है उसको हम लोग देखते चलेंगे। तो बीच बीच में ये जो छोटा छोटा चीज़ आ रहा है बॉक्स में, वो भी बहुत ही उपयोगी और बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर बी था। ठीक है, 250 मेगावाट। बिहार ने नेपाल के साथ बरसात के मौसम में 250 मेगावाट बिजली के आदान प्रदान का समझौता किया है। वर्तमान में बिहार से नेपाल को
850 मेगावाट बिजली मिल रही है। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला बॉक्स था इसको देख लेते हैं। राजकीय पशु कौन है? बैल है, आप लोग को पता होगा। राजकीय पक्षी गौरैया है, ये भी पता होगा। राजकीय पुष्प गेंदा का फूल है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली देसी मांगुर है, मांगुर यहाँ पे लिखा हुआ है, देसी मांगुर को उसको माना जाए। और इसके बाद 18 नंबर सवाल आता है, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना? तो ये पहला राज्य बन गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसमें महिला कमांडो की टीम तैयार की है। महाराष्ट्र से कमांडो की ट्रेनिंग पूरी कर जल्द ही महिला सिपाही बिहार लौटने वाली हैं। इन्हें आतंकियों एवं संगठित अपराध से मुकाबले के साथ वीवीआईपी की सुरक्षा के मद्देनजर तैयार किया गया है। अब आ जाइए थोड़ा सा राजनीतिक परिचय भी देख लेते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा सीट बिहार में 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षित सीटें 40 में 6 सीट है, जो गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम है। ठीक है, तो ये 6 डिस्ट्रिक्ट में, या ऐसा कर लीजिए कि 6 लोकसभा सीट पे आरक्षित सीटें हैं। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 16 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक है, मतलब कि बाईकैमरल है। उसके बाद इसका नाम है विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद की संख्या 75 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है, आप लोगों को पता होगा। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 38 सीटें हैं। उसके बाद विधानसभा के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 2 सीटें हैं। कटोरिया और मनिहारी जो जगह है वहाँ पे ये 2 सीटें हैं। उसके बाद जिला परिषद 38 है। जिला परिषद सदस्य 1161 है। पंचायत समिति 533 है। ग्राम पंचायत 8067 है, 6667 है। ग्राम कचहरी सचिव 7474 है, 7474 हो गया। ग्राम पंचायत सदस्य 1,14,691 है। ग्राम कचहरी सदस्य 1,14,691। पंचायत समिति सदस्य 11,497। उसके बाद आपका आ जाता है न्याय मित्र 6,947। ग्राम पंचायत सचिव 8,387। जिला पंचायत राज्य अधिकारी 38। प्रखंड पंचायत राज्य अधिकारी 716। पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है? 50% है। तो ये सब सवाल पूछता है। ठीक है, इसमें से कोई भी एगो डाटा उठा के, चूंकि बीपीएससी को डाटा से बहुत प्यार है तो कोई भी सवाल इसमें से पूछ सकता है। तो इसीलिए ये बीच बीच में जो आ रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये बिहार में कौन क्या कहाँ वाला बात है, तो ये सब चीज़ें बीच बीच में देखते चलिए और क्वेश्चन तो हम लोग बनाते हुए चल ही रहे हैं। उसके बाद नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है? नगर निगम 17 है। उसके बाद नगर परिषद की कुल संख्या 47 पुराने हैं और नए 40 है, टोटल 87 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या 48 पुराने और 103 नए, तो टोटल 151 हो गया नगर पंचायत। उसके बाद आ जाइए 19 नंबर सवाल। हाँ, भारत सरकार की ओर से जारी संशोधित एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता में बिहार का कोटा कितना कर दिया गया है? ठीक है, तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत इथेनॉल उत्पादन की क्षमता जो बिहार में कोटा किया गया है वो किया गया है 18.5 करोड़ टन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 18.5 करोड़ टन कर दिया गया। झारखंड का कोटा 18 करोड़ टन है। ठीक है, और बिहार का कोटा जो है 18.5 करोड़ टन है। जबकि मक्का उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी इससे काफ़ी कम है। ठीक है, तो झारखंड का कोटा 18 टन है, जबकि मक्का उत्पादन में बिहार का कोटा पहले 14 था, उसको बढ़ा के 18.5 कर दिया गया और झारखंड का 18 है, जबकि बिहार में मक्का का उत्पादन झारखंड से काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद 20 नंबर सवाल, 17 सितंबर 2021 को आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत बिहार का देश में कौन सा स्थान? 17 सितंबर 2021 को टीकाकरण महाअभियान जो चला पूरे भारत में, उसमें बिहार का कौन सा स्थान था? इसमें बिहार का पहला स्थान था। ठीक है, उस दिन कितने लोगों को टीका लगा ये देख लीजिएगा, कभी कभी डाटा भी उठा के पूछ देता है। इसके तहत 33,09,685 व्यक्तियों को कोरोना का टीका लगाया गया। राज्य के सर्वाधिक टीके 2,38,166 पूर्वी चंपारण में लगाया गया। दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि दूसरे स्थान पर कौन रहा
दूसरे स्थान पर पूछ देगा तो बिहार नहीं मार दीजिएगा, दूसरे पहले स्थान पर बिहार है, दूसरे स्थान पर कर्नाटक और तीसरे स्थान पर पूर्वी उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 21 नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया? तो ये कितनी बार झंडा फहराए हैं? 15 बार। तो ये रिकॉर्ड श्री कृष्ण सिंह का तोड़ दिया उन्होंने, 14 बार झंडा फहराया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, इसका थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लें, थोड़ा इतिहास से संबंधित एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर हो जाएगा बी। इस वर्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 अगस्त 2021 को 15वीं बार पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराया। बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे कृष्ण सिंह ने वर्ष 1950 में राज्य की सत्ता संभाली थी। हालांकि उससे पहले श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रीमियर हुआ करते थे। उस समय प्रीमियर का दर्जा मुख्यमंत्री के एक समकक्ष हुआ करता था। बिहार के पहले मुख्यमंत्री और प्रीमियर रहते हुए कुल मिलाकर श्री कृष्ण सिंह ने 14 बार झंडा फहराया था। इस सूची में तीसरे स्थान पर राबड़ी देवी, चौथे स्थान पर लालू प्रसाद यादव और 5वें स्थान पर जगन्नाथ मिश्रा का नाम आता है। तो इन लोग का भी ध्यान रखेंगे कि राबड़ी देवी का तीसरे स्थान पर आता है। अब तो श्री कृष्ण का दूसरे स्थान पर आ गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पहले स्थान पर आ गया, राबड़ी देवी का तीसरे स्थान पर, लालू प्रसाद चौथे और जगन्नाथ मिश्र का नाम क्या बोलते हैं कि 5वें स्थान पे आ गया। अब ये छोटा सा जो ब्रैकेट था इसको भी एक बार प्रशासनिक वाला परिचय वाला में भी कर लेते हैं। प्रमंडल कितना भाई? 9 है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर। ठीक है, तो आपका तिरहुत का हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर और कोसी का सहरसा, बाकी का तो हेडक्वार्टर अपने नाम से क्लियर है। जिलों की संख्या 38 है। अब ये जिला का नाम पढ़ने का जरूरत नहीं है, झूठ मूठ के टाइम वेस्ट होगा, ये आप लोगों को पता ही होगा। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रमंडल की संख्या, प्रखंडों की संख्या 534 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या 45,103 है। महानगरों की कुल संख्या 1 है जो पटना है। सिर्फ पटना पुलिस जिला पुलिस जिला जो है 44 है, 40 सिविल पुलिस जिला, 4 रेलवे पुलिस जिला है। उसके बाद पुलिस स्टेशन 853 है, 813 सिविल पुलिस स्टेशन है तथा 40 रेलवे पुलिस स्टेशन है। ठीक है, उसके बाद शहरों की संख्या 199 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या बिहार में कितनी है? तो 19 है। उसके बाद आ जाते हैं 22 नंबर सवाल पे। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबा और भागलपुर के अधीन कितने नए महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? तो इसके अधीन 3 महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इसके बाद आ जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद 3 सौगातों की घोषणा की। पहला था सबौर भागलपुर में कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, दूसरा भोजपुर आड़ा में नई कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय और तीसरा पटना मीठापुर में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की घोषणा की थी इन्होंने झंडा फहराने के बाद 15 अगस्त के दिन। उसके बाद 23 नंबर सवाल, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का संचालन कौन कर रहा है? तो बिहार में पंचायत चुनाव 2021 का संचालन जो है वो है राज्य निर्वाचन आयोग बिहार कर रहा है। ध्यान रखेंगे, बिहार सरकार, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला निर्वाचन आयोग, इसमें से राज्य निर्वाचन आयोग होगा। बिहार के पंचायत चुनाव 2021 का संचालन राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। संविधान के 2 अनुच्छेदों, पहला अनुच्छेद 243 के और दूसरा अनुच्छेद 243 ZA द्वारा संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किया जाता है। तो इन दोनों आर्टिकल के द्वारा इसका पंचायत चुनाव का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस पद के लिए पंचायत 2021 का चुनाव EVM से नहीं बल्कि मतपत्र से कराया जाएगा? तो किस पद के लिए भाई? तो सरपंच के लिए EVM से नहीं होगा, सरपंच के लिए ये आपका क्या होगा? मतपत्र से करवाया जाएगा। उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है? ग्राम पंचायत के पद 4 पद, ग्राम पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर जिसको बोलते हैं। उसके बाद आपका हो गया ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन EVM के माध्यम से किया जाएगा। जबकि ग्राम कचहरी के 2 पद, पंच एवं सरपंच का निर्वाचन मत पत्र से किया जाएगा। किसका? पंच और सरपंच, इन दोनों का। तो यहाँ पे चूंकि ऑप्शन में
पंच नहीं था, देखिए पंच नहीं है, इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन हुआ। अगर दोनों रहता तो पांचवा आंसर इसका हो जाता। उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्री, जरा एक नज़र देख लीजिए। रामचंद्र प्रसाद सिंह कैबिनेट मिनिस्टर इस्पात हैं। गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर ग्रामीण विकास पंचायती राज हैं। आर.के. सिंह कैबिनेट मंत्री विद्युत हैं। नवीनकरणीय ऊर्जा। उसके बाद पशुपति कुमार पारस कैबिनेट मिनिस्टर हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। उसके बाद नित्यानंद राय राज्य मंत्री हैं गृह के। उसके बाद अश्विनी कुमार चौबे राज्य मंत्री हैं उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं और सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण व वन और जलवायु परिवर्तन के। उसके बाद 25 नंबर सवाल पे आ जाइए। 25 नंबर सवाल, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे, तो 73वां संशोधन था, इसको ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया पंचायती राज संस्थानों ने। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है, वो भी देख लीजिए। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना के लिए 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से, 1992 में आया था, ये भी पूछता है डेट, के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई है और उसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया है। ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही ये पंचायती राज वाला अगर सवाल आया तो आपको देखने में क्या लगेगा कि ये पॉलिटी का सवाल है। जैसे मैंने बोला कि पॉलिटी आप लोग पढ़े होंगे, तो पॉलिटी का सवाल ऐसा लगेगा, लेकिन ये क्यों आया पॉलिटी का सवाल? इस तरह से सवाल यूपीएससी पूछता है कि पंचायत का चुनाव हुआ था बिहार में और उसकी वजह से, पंचायत के चुनाव की वजह से पॉलिटिकल साइंस से सवाल पूछ दिया और आपको क्या लगा था कि ये तो पॉलिटिकल सवाल है या भाई करंट अफेयर का सवाल था, वो करंट में उसका चर्चा हुआ था इसलिए वो पॉलिटी से सवाल पूछा गया। तो इस तरह से कनेक्शन होता है। इस तरह से आप जब सोचेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन में सोचेंगे और आपकी तैयारी जो होगी, उसका जो नींव होगा बहुत ही मजबूत होगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो में कब मैं कहाँ क्या एक्सप्लेन करूँगा मुझे पता नहीं होता है। जो कंटेंट रहता है उसके हिसाब से एक्सप्लेनेशन होता है और उसके हिसाब से फिर हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और कंटिन्यूअस बेसिस पे वीडियो देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, आप लोगों को लगेगा कि बताया नहीं गया था, बताया गया था लेकिन आप लोगों ने स्किप किया था भाई, इसलिए छूट गया। इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। 26 नंबर सवाल, बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? तो इसकी जिम्मेवारी जो सौंपी गई है अक्षय पात्र फाउंडेशन को सौंपी गई है इसकी जिम्मेवारी। तो पूरे राज्य में योजना को लागू करने से पहले अक्षय पात्र फाउंडेशन को पटना जिले के कुछ विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की जिम्मेदारी दी गई है। मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में लगभग 3.25 लाख शिक्षकों को जुड़े रहने से शिक्षा व्यवस्था बाधित हो रही है। अक्षय पात्र रसोई लागू होने से मध्य भोजन योजना से जुड़े शिक्षकों को अलग किया जाएगा ताकि उनका ध्यान शिक्षण कार्य पर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर सुनिश्चित हो सके। तो ये किसे दिया गया भाई? अक्षय पात्र फाउंडेशन को दिया गया है। अब आ जाता है फिर से बिहार का थोड़ा बहुत राजनीतिक से कुछ सवाल। जैसे बिहार से राज्यसभा के सदस्य कौन हैं? तो बिहार से राज्यसभा के सदस्य का जो नाम है, मेरे हिसाब से इसको मैं सामने स्क्रीन पर कर देता हूं, एक बार देख लीजिए, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, ये सारा नाम जनरली नहीं पूछता है इस तरह का नाम। ठीक है, तो ये सारा जो है आप एक नज़र देख लीजिए। उसके बाद 17वीं लोकसभा सदस्य, 17वीं लोकसभा सदस्य में 40 जो सीटें हैं वो सीट वाइज सब दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी देख लीजिए। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने में कोई एक्सप्लेन करने का है ही नहीं, कुछ सिर्फ याद करने का है। तो ये लोकसभा सदस्य का नाम पूछता नहीं है, कौन कहाँ से किस पार्टी से, ये सब नहीं पूछता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ जो लास्ट लाइन होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए और वो बस ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रहेगा बिहार में 17वीं लोकसभा में 3 महिला चुनी गई हैं। ठीक है, तो वो ध्यान में रखेंगे, बाकी इसमें कुछ याद करने वाला चीज़ नहीं है, कुछ इस तरह का बात नहीं है। उसके बाद यह आ जाता है बिहार का भौगोलिक परिदृश्य। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना ही चाहिए। और ये सब चीज़ें हम लोग जब विवाह पनोरमा से बिहार का भूगोल पढ़ रहे थे तो ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, ऐसा नहीं है।
लेकिन एक तरह से ये रिवीजन हो जाएगा। इसके आगे जब सवाल बनेगा तो आपका कौन क्या कहाँ वाला जो बात था ना, वो आप में उसकी क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए एक नज़र इसमें भी बिहार का भौगोलिक परिदृश्य में भी देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश हो गया। देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर हो गया। उसके बाद आकार क्या है बिहार का, तो आयताकार है। कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर हो गया। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य का 12वां है। क्षेत्रफल 2.86% राज्य पूरे देश का क्षेत्रफल बिहार का क्षेत्रफल है। उसके बाद आपका लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 883 किलोमीटर। हालांकि ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन किस में SPD वाला में, तो उसको भी देख लीजिएगा तो बहुत क्लियरिटी आ जाएगी। औसत ऊंचाई 52.73 मीटर है। उसके बाद सीमाएं उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। जलवायु कैसी है भाई बिहार की, तो मानसूनी है। औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद कुल वन क्षेत्र 2021 के हिसाब से 7.84% 7.84% है, जो 7380.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ऊसर और गैर कृषि योग्य भूमि कितना है, तो वो है 4317 वर्ग किलोमीटर 4.6% पूरा जो लैंड है। गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि, जो कृषि के अलावा दूसरे कार्यों में लगा हुआ भूमि है, वो है 17,341 वर्ग किलोमीटर 18.5%। भू क्षेत्र कितना है, 13,671 वर्ग किलोमीटर 14.6%। जल क्षेत्र कितना है, 3,669 वर्ग किलोमीटर 3.9%। कृषि योग्य बंजर भूमि कौन है, जो कृषि किया जा सकता है लेकिन वो बंजर है, वो कितना है, 438 वर्ग किलोमीटर 0.5%। अस्थायी चारागाह 150 वर्ग किलोमीटर 0.2%। विविध पेड़ एवं बगीचा 2497 वर्ग किलोमीटर 2.7%। चालू प्रतिभूमि 10,687 वर्ग किलोमीटर 11.4%। उसके बाद अन्य प्रतिभूमि 1176 वर्ग किलोमीटर 1.3%। उसके बाद कुल गैर कृषि से प्रयुक्त भूमि 42,824 वर्ग किलोमीटर 45.8%। शुद्ध बोया क्षेत्र जितना नेट क्रॉप एरिया जिसको बोलते हैं 50,771 वर्ग किलोमीटर 54.2%। कुल बोया क्षेत्र 72,968 वर्ग किलोमीटर 77.5%। स्रोत क्या है, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय बिहार सरकार आर्थिक सर्वेक्षण 2022, ये स्रोत है इसका। उसके बाद आ जाता है आपका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 64.41 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कहाँ होता है, सर्वाधिक वर्षा भाई किशनगंज में होता है। सबसे कम वर्षा होता है औरंगाबाद में। सर्वाधिक गर्म जिला गया है, सर्वाधिक ठंडा जिला गया है। ये भी सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी SPD वाला में, ये रिवीजन की तरह है, इसमें आगे सवाल भी आएगा। उसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है बिहार की, सबसे बड़ी जो सिंचाई परियोजना है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या बिहार में कितनी है, तो 58 है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सितंबर 2021 तक 5948 किलोमीटर थी और राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई सितंबर 2021 तक 3714 किलोमीटर है। ये ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय NH का जो है लंबाई SH की लंबाई से ज़्यादा है बिहार में। रेल मार्गों की लंबाई 3794 किलोमीटर है 2020 का ये फिगर है। उसके बाद 27 नंबर सवाल पे आ जाइए। 27 नंबर सवाल क्या कहता है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी। किस तिथि को वही अधिसूचना जारी की गई थी, 24 अगस्त 2021 को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। बिहार पंचायत चुनाव अधिनियम पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर दीपक प्रसाद ने की। इसके साथ ही चुनाव के आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। इस बार कुल 11 चरणों में मतदान हुआ, ठीक है। पहले चरण का मतदान 24 सितंबर को, जबकि 11वें चरण का मतदान 12 दिसंबर तक, मैंने 24 सितंबर से 12 दिसंबर तक ये पूरा इलेक्शन चला था। इस बार कुल 8072 ग्राम पंचायत मुखिया का चुनाव होगा, यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि उस समय का डाटा बना होगा।
ये हुआ। अच्छा, 28 नंबर सवाल, राज्य सरकार ने किस ब्रांड नाम के तहत बिहार की सब्जी को बढ़ावा देने की घोषणा की है? तो तरकारी ब्रांड नाम से इसको बढ़ावा देने की घोषणा की है। इस योजना का लक्ष्य वेजिटेबल सप्लाई चेन की बिचौलियों से बचाना और प्रभावी बनाना है। 3 महीने पहले सीएम ने तरकारी ब्रांड को लॉन्च करते हुए ग्राहकों को ऑनलाइन सब्जी की उपलब्धता हेतु योजना की शुरुआत की। ऑनलाइन सब्जी उपलब्ध होगा तरकारी ब्रांड से। पटना और पूर्वी चंपारण जिले के लोगों के लिए यह स्कीम लागू की गई थी। पटना और पूर्वी चंपारण में लागू की गई थी। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 जिलों में इसको शामिल किया गया। इस योजना का लाभ 1750 करोड़ रुपये, इस योजना में लगभग 1750 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अच्छा, अब 29 नंबर सवाल, बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम कितने समय अंतराल के बाद फिर से शुरू किया गया? तो ये 5 वर्षों के बाद फिर से शुरू किया गया। जनता के दरबार का में मुख्यमंत्री का जो है वो 5 वर्षों के बाद फिर से शुरू किया गया। बिहार में जनता दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम 5 वर्ष के बाद फिर से शुरू किया गया। अप्रैल 2006 से मई 2016 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कार्यक्रम किया था। 12 जुलाई 2021 से फिर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। हर सोमवार को मुख्यमंत्री से लोग आमने सामने बैठकर अपनी समस्या और शिकायत कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ऑन स्पॉट निष्पादन का निर्देश पदाधिकारी को देंगे। अच्छा, तो ये शुरू हो चुका है ऑलरेडी। उसके बाद ये कब शुरू हुआ, याद रखेंगे डेट, 12 जुलाई 2021 को फिर से शुरू हुआ। उसके बाद 30 नंबर सवाल, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में हाल के विस्तार के बाद बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो इसमें 6 हो जाएगा ये आंसर। उसके बाद आपका आ जाता है 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल में जदयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बने RCP सिंह को किस मंत्रालय का कैबिनेट बनाया गया है? तो इस्पात मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। उसके बाद RCP सिंह को इस्पात मंत्रालय कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया। गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का मंत्रालय दिया गया। 32 नंबर सवाल, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कराने के लिए मड टर्ड के किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया? ठीक है, मड टर्ड के किस मॉडल का इस्तेमाल किया गया? तो इसमें M2 का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले मेमोरी कार्ड युक्त मल्टी पोस्ट EVM M3 से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया था। ठीक है ना, इस EVM से एक साथ सभी 6 पदों के लिए चुनाव कराए जा सकते थे, लेकिन भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग के बीच उच्च स्तरीय बैठक के बाद M2 मॉडल से पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया गया। तो M3 क्या होता है? मेमोरी कार्ड युक्त मल्टी पोस्ट EVM। ठीक है, तो मतलब मल्टी पोस्ट EVM इसका फुल फॉर्म हो गया 3। तो इससे करवाया जाता था, इसमें 6 के 6 पदों के लिए हो सकता था, लेकिन इस बार नहीं करवाया गया। इस बार M2 का यूज किया गया और 4 पदों के लिए करवाया गया। 2 पदों के लिए, किसके लिए? पंच और सरपंच के लिए मतपत्र का यूज किया गया। उसके बाद इसमें थोड़ा बिहार की विधानसभा की समितियां जो हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 14 दिसंबर 2020 को विधानसभा की 22 समितियां गठित की। ठीक है, 22 समितियां, बिहार विधानसभा की कितनी समिति? 22 समितियों में से 7 राजद, 6 भाजपा, 5 जदयू, 2 कांग्रेस तथा 1 माले और हमके नेताओं को सभापति बनाया गया। जारी आदेश में कहा गया कि लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति और सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति का गठन 31 मार्च 2022 तक के लिए प्रभावी रहेगा, यानी कि इसका डेट अभी खत्म हो चुका है। शेष समितियाँ 31 मार्च 2021 तक के लिए प्रभावी रहेगी। तो ये टोटल समिति है और समिति के जो सभापति हैं वो उनका नाम है। तो इसमें इसको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे ख्याल से। ये एग्ज़ाम में इस तरह से के सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि लोक लेखा समिति का कौन सभापति है। इस तरह का सवाल जनरली नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी एक बार आप एक नज़र ज़रूर डाल दीजिएगा। मैं टाइम बचाने के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ, लेकिन आपके सामने ये मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आप एक नज़र इस पर ज़रूर डाल लें। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल 33 नंबर। बिहार में किस तिथि से एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है?
मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक जो होता है उसका उपयोग कंप्लीटली बंद कर देने का निर्णय लिया गया है। तो ये 15 सितंबर 2021 से कंप्लीट बैन कर दिया गया। बिहार में 15 सितंबर 2021 से एकल प्रयोग प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है। प्रतिबंध लागू होने के बाद अगर कोई इस उत्पाद का निर्माण, आयात, निर्यात, बिक्री या उपयोग करेंगे तो उन्हें 5 वर्षों के लिए जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना की सजा दी जाएगी। तो ये भी याद रखेंगे कि इसके सजा का प्रावधान क्या है। राज्य सरकार ने 11 दिसंबर 2019 को सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद 34 नंबर सवाल, बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद कितनी रह गई है? तो अभी भी 10 है। बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित किए जाने के बाद 10 रह गई। अभी तक बिहार के 16 जिले नक्सल प्रभावित थे। 6 जिले मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण को इस सूची से हटा दिया गया। तो ये किन जिलों को इन सूची से हटा दिया गया? 6। 10 कौन है याद मत रखिए, लेकिन ये 6 याद रखिए। मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण इस तरफ हो गया गंगा के। उसके बाद नालंदा, अरवल, जहानाबाद इस तरफ हो गया गंगा के। 3 इधर और 3 इधर, 6 इसको हटा दिया गया है। नालंदा, जहानाबाद, अरवल और उधर मुजफ्फरपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण अब वो इस सूची से हटा दिया गया। पहली बार बनी चिंतित जिला की श्रेणी में बिहार के औरंगाबाद को शामिल किया गया है। चिंतित जिला की श्रेणी में बिहार के औरंगाबाद को शामिल किया है। देश भर में 8 राज्यों के 25 जिलों को नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में रखा गया है, जिसमें से बिहार के 3 जिले शामिल है, गया, जमुई और लखीसराय। देश के 8 राज्यों में 25 जिलों को नक्सल प्रभावित में रखा गया है। ठीक है, तो इसमें बिहार के 3 हैं। ठीक है, और वो 3 कौन है? गया, जमुई और लखीसराय। उसके बाद 35 नंबर सवाल। तो इससे देखिए एक्सप्लेनेशन से क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें और निकल के आती हैं कि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ ये सवाल अगर नहीं आया, चाहे इस तरह का सवाल अगर नहीं आया, ठीक है, तो आपका जो एक्सप्लेनेशन है इससे भी जो सवाल बनता है शायद वहाँ से कुछ आ जाए। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है और सही भी है। ठीक है, और आगे जब हम पहले जो इस वीडियो में पढ़े थे उसमें भी हम लोग इसी तरह से डिटेल में पढ़े थे। तो डिटेल में पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको मल्टीपल क्वेश्चन फॉर्मेट का ऑप्शन मिल जाता है कि आप बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, वहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा आपके सामने पूरा एनालिसिस रहता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि सारा का सारा वीडियो देखिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पटना हाईकोर्ट के द्वारा सुनाए गए नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर। एक फैसले के अनुसार पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? पटना हाईकोर्ट सुनाया था फैसला, इसका भी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं पिछले वीडियो में। पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख, ठीक है, ये तीनों को कितनी बार किया जा सकता है? तो ये एक ही बार इसके प्रति इसके अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पंचायत, प्रखंड एवं पंचायत, प्रखंड या जिला प्रमुख के खिलाफ 5 साल के कार्यकाल में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वैशाली प्रखंड पंचायत समिति के प्रमुख पद पर धर्मशिला कुमारी और उप प्रमुख पद पर नीलम देवी को फिर से बहाल करने का आदेश दिया। पंचायत कानून की धारा 44 के तहत पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये पंचायत कानून की कौन सी धारा में है? तो धारा 44 में है। तो ये हो गया आपका 35 नंबर सवाल। इसके आगे चलते हैं 36 नंबर सवाल। बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार में कितने महीने में कितने करोड़ लोगों को कोविड टीका लगाए जाने का लक्ष्य रखा था? तो 6 महीने में 6 करोड़ लोगों का कोविड टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया था। और ये टीकाकरण महाअभियान का क्या था? कर दिखाएगा। ये भी पूछ देता है, करेगा बिहार, कर दिया बिहार, कर दिखाएगा बिहार, इस तरह से ऑप्शन दे, कंफ्यूजन होगा। कर दिखाएगा बिहार, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 महीने में 6 करोड़। उसके बाद बिहार के वन संसाधन थोड़ा देख लीजिए, जो 2021 वाला जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये देखना है। उसके बाद बिहार में वनों की जिलावार स्थिति जो है वो क्या है? तो टोटल जिलों का तो याद नहीं रखना है, लेकिन ये जरूर देखना है कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ है। ठीक है, एरिया में सबसे ज़्यादा सबसे कम और परसेंटेज में सबसे ज़्यादा और सबसे कम
कहाँ है ये देखना है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि भारतीय वन स्थिति सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जो आया उसमें बिहार के संदर्भ में क्या चीज़ें हैं। बिहार के वन संसाधन, कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है बिहार का, 94,163 टोटल। ये जंगल का नहीं है, वन का नहीं है, ये टोटल है, ज्योग्राफिकल एरिया है। कुल वन क्षेत्र इसमें से कितना है, 7380.79 वर्ग किलोमीटर। आरक्षित रिजर्व वन कितना है, 693 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित प्रोटेक्टेड कितना है, 6183। अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड 1 वर्ग किलोमीटर है, 1 वर्ग किलोमीटर है अक्लासिफाइड, याद रखिएगा। अति सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन क्षेत्र, ये हाईली डेंस, ये मीडियम डेंस, 3283.83 वर्ग किलोमीटर। खुले वन क्षेत्र 3761.54। बिहार में खुले वन क्षेत्र ही ज़्यादा है। ये भी पूछ सकता है कि बिहार में सघन ज़्यादा है, मध्यम ज़्यादा है, खुले ज़्यादा है, इसमें से कौन, तो खुले ज़्यादा है, उसके बाद उससे कम मध्यम है और सघन सबसे कम है। उसके बाद झाड़ी वन 235.89 वर्ग किलोमीटर। वन आच्छादन रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 4831 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है वन आच्छादन रिकॉर्डेड वन क्षेत्र से बाहर 2550। वन का क्षेत्रफल प्रतिशत में 7.84, ये पहले 7.77 था, तो थोड़ा सा बड़ा है, मार्जिनल ग्रोथ है। तो आप कह सकते हैं कि पिछले रिपोर्ट में के अपेक्षा में अभी के रिपोर्ट में बिहार में वन का जो है एरिया बढ़ा है, मार्जिनल बढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ठीक है। प्रति व्यक्ति औसत वन की भूमि 0.01 हेक्टेयर है। राष्ट्रीय पार्क जो है वो एक है बिहार में, कौन है, वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं। वन्य जीवन अभयारण्य, ठीक है, वो 12 है बिहार में। बिहार के सर्वाधिक वन वाले जिले कौन है, कैमूर है, 1051.6 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। पश्चिम चंपारण उसके बाद आता है 903, उसके बाद रोहतास आता है। तो ये 3 है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर में दिया हुआ है। पहले कैमूर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपका पश्चिम चंपारण में है, उसके बाद आपका रोहतास में है। और न्यूनतम क्षेत्र शेखपुरा में सबसे कम है 1.19 वर्ग किलोमीटर, अरवल में 4.14 और जहानाबाद में 4.43। बिहार में वन के प्रकार, आर्द्र पर्णपाती वन एवं शुष्क पर्णपाती वन बिहार में पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष शीशम, सेमल, साल, खैर होता है। शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष महुआ, आम, कटहल, जामुन, शीशम इत्यादि होता है। तो ये हो गया आपका वन का। अब इसके आगे जिलावार जो है वो देख लीजिए कि जिलावार में इसमें क्या दिया है। बिहार में वनों की जिलावार स्थिति, भारतीय राज्य वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ठीक है, ये जिला हो गया, ये आपका वन के अंतर्गत वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल हो गया और भूमि का प्रतिशत इधर हो गया। तो आप इसमें पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये देखिए कि वन क्षेत्र एरिया के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा और सबसे कम इधर किस में है। ठीक है, तो एरिया के दृष्टिकोण से यहाँ 150 है, उसके बाद 277 हो गया, उसके बाद भी हम ज़्यादा वाला खोज रहे हैं, उसके बाद 602 हो गया, उसके बाद 661 हो गया, ये और ज़्यादा हो गया 1000। तो ये कैमूर याद रखेंगे, 1051 एरिया सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 1051 से ज़्यादा है क्या कुछ, 1051 से ज़्यादा 903 पश्चिम चंपारण। तो ये 1051 सबसे ज़्यादा हो गया, 1 नंबर पे आ गया एरिया की दृष्टि से। ठीक है, और एरिया की दृष्टि से सबसे कम अब देखिए यहाँ है 4 किलोमीटर अरवल में। उसके बाद इससे भी कम है क्या कहीं, ये 8 है। उसके बाद 4.14 है या 4.43 है, तो ये अभी इससे ये ज़्यादा है, मतलब अरवल से ज़्यादा है जहानाबाद में। उसके बाद 4 से इससे भी कम है क्या कहीं पे। उसके बाद शेखपुरा में है 1। उसके बाद अभी इससे कम 1.19, तो इससे कम, तो ये 1 नंबर में है। सबसे कम में 1 नंबर पे है क्या है, शेखपुरा सबसे कम में 1 नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा में 1 नंबर पे कौन है, कैमूर, और सबसे कम में 1 नंबर पे कौन है शेखपुरा, जो इधर भी देखे थे हम लोग। उसी तरह से परसेंटेज के टर्म में भी हम लोग को उसी तरह से देखना है कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा भूमि कहाँ है। तो परसेंटेज के टर्म में सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ है, यहाँ तो 12 आया, 21 आया, 31 आया, 14 आया, 20 आया, 20, 17 और 17, 28, यानी सबसे ज़्यादा यही है। तो ये भी कैमूर ही परसेंटेज के टर्म में भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद सबसे कम, तो सबसे कम की अगर बात करें तो 0.17 जो है वो शेखपुरा का है। ठीक है, तो यही सबसे
कम हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 0.17 से कम इसमें कोई नहीं है। डाटा इसी तरह से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। इससे सारा सवाल नहीं पूछ देगा, या आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूछ देगा, ठीक है, या उसको जो मन में आएगा सो डिस्ट्रिक्ट का नहीं पूछेगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पूछेगा, ठीक है। तो परसेंटेज और एरिया ये दोनों के टर्म में ये आपको दोनों शेखपुरा और कैमूर आता है, ठीक है। अभी चलते हैं 37 नंबर सवाल। 37 नंबर, बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बीएचपीसी ने डागमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है भाई? तो एनएचपीसी के साथ किया है, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन ए, ठीक है, 130 मेगावाट के लिए। ये सवाल हम लोग उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं, हम क्रॉस चेक भी कर रहे हैं साथ में। हमें चूंकि आप लोग पता नहीं वीडियो देखे हैं कि नहीं, वो अगर वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये चीज़ तो हम लोग पढ़े थे, ये पढ़े थे और इधर आया, इसका मतलब इस तरह से सवाल बन सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको फिर से रिवाइज कीजिए जाके। और जो लोग नहीं देखे हैं वो तो पहले देखिए उसको, इसको देख रहे हैं ना, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन ऐसा, अब उसको जाके देखिए इसको, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आप जो एक बार पढ़ेंगे फिर याद रहेगा, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, उनके साथ डिस्कशन जरूर कीजिए। तो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन बीएचपीसी ने डागमारा में 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के साथ 40 वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की परियोजना द्वारा 5 वर्षों की अवधि के दौरान 700 करोड़ रुपये के अनुदान के रूप में दिया गया है। इस परियोजना में 7.65 मेगावाट के 17 यूनिट स्थापित किए जाएंगे। कितने यूनिट? तो ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो इससे भी सवाल बनता है, तो वहाँ पे जो डिटेल हम लोग पढ़े। अब 38 नंबर सवाल, राजधानी पटना में गरिमा गिरी की शुरुआत किसके लिए की गई है? तो गरिमा गिरी की शुरुआत जो की गई है ट्रांसजेंडर्स के लिए की गई। पटना में गरिमा गिरी कहाँ की गई भाई? पटना में। शुरुआत ट्रांसजेंडर के लिए की गई। इस गृह में रहने से लेकर पढ़ाई और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है। गृह में 18 से 60 वर्ष तक के किन्नरों को रहने की सुविधा है। जल्द ही किन्नरों को रोजगार से जुड़ने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये एक सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ताकि डिग्निटी के साथ कोई भी, चाहे वो किसी भी जेंडर का है, डिग्निटी के साथ जिए। पटना एम्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर में 2.18 साल तक के बच्चों पर, 2 नहीं है, 2 से 18 साल तक बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया, ठीक है। तो इसमें कोवैक्सीन का ट्रायल 2 से 18, ये 2.18 नहीं 2 से 18 है, ठीक है। यहाँ पे मैं डैश कर देता हूँ, मिस प्रिंटिंग है, ठीक है। तो ये पटना एम्स में शुरू किया गया। ये भी सवाल पूछता है, उसमें हम लोग पढ़े थे कहाँ शुरू किया गया, तो पटना एम्स में शुरू किया गया था ट्रायल कोवैक्सीन का, ठीक है। 700 रुपये में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ट्रायल में शामिल बच्चों को, ठीक है। देश भर में 28 मई को शुरू हुए अभियान में 525 बच्चों पर ट्रायल है, जिसमें पटना एम्स में 80 बच्चों पर ट्रायल है। इसका दूसरा डोज पहले सप्ताह के 4 सप्ताह अर्थात 28 दिन बाद दिया गया। उसके बाद 40 नंबर सवाल, बिहार में अब कितने साल की सजा वाले अपराधी के मामलों में पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी? बिहार में अब कितने साल की सजा वाले अपराधों के मामले में पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं करेगी? तो 7 साल से कम के सजा वाले मामलों में पुलिस सीधा गिरफ्तार नहीं करेगी। अच्छा, तो इसका एक्सप्लेनेशन भाई पढ़ लीजिए। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा 7 साल से कम सजा के मामले में गिरफ्तारी को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई है। अब पुलिस साधारण जुर्म या 7 साल से कम सजा वाले केस में सीधे गिरफ्तारी के बजाय पहले नोटिस भेजेगी। इसके बाद आरोपी जमानत लेने की कार्रवाई कर सकेगा। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल के निर्देश के अनुसार दहेज से जुड़े केस और 7 साल से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी की बजाय पहले सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो होता है कि धारा 41 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के विषय में पुलिस अधिकारी को संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा कदम है, लेकिन ये जुडिशरी मतलब आपको रैशनल तरीके से यूज करना होगा इन सब चीज़ों को। तो इसके आगे का सवाल हम देखते हैं 41 नंबर सवाल, और यह है लोगों को अपने घरों के अंदर पौधा लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस कार्यक्रम का शुभारंभ? अब लोग अपने घर के अंदर पौधा लगाएं, इसके लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ रहा है। भाई लोग क्या करेगा,
अरे भाई लगा लिया करो, क्या दिक्कत है, लोग नहीं लगाता। अब इसके लिए भी सरकार को प्रेरित करने के लिए भाई कार्यक्रम शुरुआत करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका नेचर क्योर्स यू, नेचर क्योर्स यू मतलब ऐसे लिखते हैं, क्योर यू, ठीक है ना। नेचर जो है आपको क्यूर करता है, मतलब आपका इलाज करता है। ठीक है, तो नेचर क्योर्स यू करके नाम से शुरुआत किया गया है, ताकि आप अपने घरों में पौधे लगाएं, हरियाली बढ़ाएं। हरियाली बढ़ाएंगे तो आपके घर का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, अच्छा फीलिंग आएगा, देख के सुकून मिलेगा, बहुत तरह का ऑक्सीजन मिलेगा, बहुत तरह का बात है। तो इससे उसके बाद किचन गार्डन करेंगे तो उससे भी सब्जियां मिलेंगी, तो आपको डिपेंडेंसी जो मार्केट पे है वो भी कम हो जाएगी, ताज़ा सब्जी मिलेगी। मिर्ची लगा लो, धनिया लगा लो, ये सब चीज़ तो कर ही सकते हैं हम लोग गमला में। बिहार के वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग के लोगों को संवेदनशील बिहार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर अर्थात प्राकृतिक आपका इलाज करती है अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत लोगों को अपने घरों के अंदर उन पौधों को लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। 42 नंबर सवाल, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में निम्न में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक में कौन सा नियम शामिल नहीं है? तो गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता नहीं है। ये डी इसका आंसर होगा। तो 42 नंबर का आंसर हो गया आपका डी। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देख लेते हैं। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 में बिना वारंट की तलाशी लेने की शक्ति, बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति तथा न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया का प्रावधान शामिल है, तथा इसमें गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रक्रिया के पालन की बाध्यता का प्रावधान शामिल नहीं है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें क्या क्या शामिल है। तो इससे भी सवाल पूछा जा सकता है, क्या क्या शामिल है ये पूछ देगा। यहाँ पे पूछा कि क्या क्या शामिल नहीं है, तो ये तो हमारा डी आंसर हो गया, लेकिन क्या क्या शामिल है तो ये सब ऑप्शन रहेगा, और इसमें से एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर सही हो रहा है तो उसका आंसर ई हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन को निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल का दर्जा मिला है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत का चुनाव आयोग, क्योंकि भारत का जो चुनाव आयोग है वही मान्यता देता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, राजनीतिक दल को। तो ये नाम देख लीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन, ठीक है, को दर्जा मिला है। ये इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत चुनाव आयोग। इसका एक्सप्लेनेशन, 11 वर्षों के अंतराल के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन CPI ML को फिर से एक राज्य राजनीतिक दल, मतलब कि स्टेट वाला जो राजनीतिक दल होता है CPI ML, नवंबर 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटें जीती थी। यह स्थिति भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान की जाती है। CPI ML के अलावा बिहार के 3 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल। तो ये है। उसके बाद आ जाते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में, बिहार शिक्षा परिषद परियोजना द्वारा पहली से 12वीं की कक्षा के पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? पहली कक्षा से 12वीं कक्षा के बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा पहली कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बुकों को ऑनलाइन लाने के लिए ई-लॉट्स जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, तो इसका डिटेल देख लेते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण जारी स्कूल बंदी के बीच राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के बच्चों को बड़ी राहत देते हुए नई पहल की है। इस पहल के तहत BEPSC lots.bihar.gov.in ये वेबसाइट भी है, ये भी याद रखेंगे। वेबसाइट पर भी बच्चों की किताबें मिलेंगी, और गूगल प्ले स्टोर पर ई लाइब्रेरी करके ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट ऐप्स के माध्यम से भी मोबाइल पर किताबें डाउनलोड करने का विकल्प मौजूद है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है, वेबसाइट भी पूछ सकता है। ई लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स जो है लॉट्स, ये लॉट्स मतलब लॉट्स का फुल फॉर्म LOTS, ई मतलब कि
इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो ई तो रहेगा ही, एल से लाइब्रेरी ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ई लॉट्स ये वेबसाइट लॉन्च हुआ है, इसका फुल फॉर्म ई लॉट्स का ये होता है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद किस वर्ष बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया? तो ये किस वर्ष बना था? 1887 में बना था, जिसको बदलने के लिए बिहार सिविल न्यायालय विधेयक 2021 पास किया गया। तो 1887 में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिविल कोड एक्ट को बदलने के लिए बिहार विधानसभा में बिहार सिविल न्यायालय विधेयक पास किया गया। उसके बाद 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल में बिहार में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र अब किसके द्वारा निर्गत किया जाएगा? ये सवाल अब चूंकि ये चेंज हो गया है, तो ये सवाल पूछा जा सकता है। ये राजस्व अधिकारी के, राजस्व पदाधिकारी के द्वारा, जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, जो बीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होकर जा रहे हैं अभी, तो उन लोगों को ये सब चीज़ें इशू करने का दिया गया है। तो बिहार में जाति, आवासीय प्रमाण पत्र ये सब जो बनाने का प्रक्रिया निर्गत किया जाएगा, अब राजस्व पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाएगा। पहले इसे अंचलाधिकारी मतलब सीओ के द्वारा निर्गत किया जाता था। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है। तो कब से लागू हुआ है भाई? तो 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया है। और ये हमें भी पता होना चाहिए, आप लोग को भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर जाति, आवासीय बनवाने की जरूरत पड़ता है, इनकम प्रूफ बनवाने की जरूरत पड़ता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी जनरल कैटेगरीज को है, और ये अपॉर्चुनिटी है क्योंकि उसका कट ऑफ नीचे जाता है, ठीक है। तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का है और वो उसकी आय जो है वो उस सेलेक्ट जो आय का क्राइटेरिया है उससे अगर कम है आय, तो डेफिनेटली, और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द रूरल एरिया में जो लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो उनकी आय उसको फुलफिल नहीं करेगी। तो उन लोगों को, उन बच्चों को ये चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, उनके गार्जियंस को ध्यान देना चाहिए कि ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लें, ताकि उनके बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा एग्जाम के प्रिपरेशन में। लेकिन इसके भरोसे नहीं रहना है कभी भी। कोई भी कैटेगरी में आप हैं, उस कैटेगरी के भरोसे नहीं रहेंगे कि हम तो इस कैटेगरी में हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, बिना पढ़े हुए किसी भी कैटेगरी में आप रहेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उस कैटेगरी का भी एक मापदंड होता है, हर कैटेगरी का एक मापदंड होता है, उसके नीचे तो आपका सिलेक्शन होना नहीं है। और आपने पीटी भी निकाल लिया, आपने मेंस भी निकाल लिया, तो आपका फाइनल में सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एफर्ट भरपूर लगाना है। वो आपका कैटेगरी आपके रैंक को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, फाइनल मेरिट में लाने में आपका सहयोग करेगा, लेकिन वो सिर्फ अकेले ला नहीं सकता है। इसलिए ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। और देखिए, मैं बार बार बोलता हूँ, वीडियो के बीच में मैं कुछ ऐसा बताता हूँ जो मुझे पता नहीं होता है, बस सिचुएशन के हिसाब से बताना पड़ता है। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार देखिएगा, ताकि आपको कोई भी कंटेंट, उस तरह की बातें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये एकेडमिक्स के अलावे भी बातें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि तैयारी सिर्फ तैयारी नहीं होती है, क्वेश्चन बना के चले गए और हमारी तैयारी हो गई। इसके पीछे बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती है, स्ट्रेटजी होती है, जो टाइम टू टाइम हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरिंग द वीडियो, ताकि आपको वो पता रहे और उस हिसाब से आप करें। क्योंकि आज के डेट में ना गला कट कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, तो उसको आपको उसमें फाइट करना है। तो उसमें एग्जिस्ट करने के लिए आपको ये सब चीज़ें, स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारे लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि कुछ भी स्किप नहीं हो आपसे। कोई भी वीडियो किसी भी तरह का हम लोग लाएँ वो स्किप नहीं हो। बिहार द्वारा नेपाल में के लिए कितनी नई विद्युत ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के द्वारा नेपाल के लिए 2, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद नेपाल को बेहतर बिजली उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए बिहार विद्युत संचरण लाइन का निर्माण करेगा। इसके लिए राज्य की संचरण कंपनी बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 2 नई विद्युत संचरण लाइन के निर्माण की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में बिहार द्वारा नेपाल को कुल 441 मेगावाट तक की बिजली आपूर्ति की जाती है। नेपाल को बिहार के द्वारा 441 मेगावाट तक की बिजली आपूर्ति बिहार करता है नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी काल में स्वास्थ्य कर्मियों को मिलने वाली 50 लाख रुपए की बीमा की अवधि को बिहार में कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया है आपको 6 महीनों के लिए। तो ये याद रखेंगे। 48 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा 6 महीना, बी इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए यहाँ पे। हाँ, तो कोरोना महामारी काल में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना इंश्योरेंस फॉर द हेल्थ वर्कर्स फाइटिंग विथ कोविड-19 के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को मिलने वाली 50 लाख रुपए की बीमा अवधि को 6 महीने बढ़ा दिया है। पहले यह 30 मार्च 2020 तक से 24 मार्च 2021 तक
था, लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार बिहार सरकार द्वारा इसे 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये अब आगे आ जाइए 49 नंबर सवाल। बिहार की पंचायतों में आरक्षण के प्रावधान में कब तक कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है? तो 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा बिहार के पंचायत के आरक्षण का जो भी प्रावधान है, जिसमें कि कैटेगरी वाइज जैसे अनुसूचित जाति के लिए कुछ सीटें रिजर्व हैं और क्या बोलते हैं कि महिलाओं के लिए रिजर्व है, तो जो भी प्रावधान है आरक्षण का पंचायत चुनाव में, तो उसको 2026 तक कोई बदलाव इसमें नहीं लिया जाएगा, ऐसा फैसला हुआ है। तो इसमें देखिए राज्य में पंचायत चुनाव जारी है, ऐसे में मतलब जब जारी था 2021 में, हम लोग तो 22 में एग्जाम दे रहे हैं, जिस पंचायत से में जैसे आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है उसे यथावत रहने दिया गया है। कैबिनेट के इस फैसले से राज्य की लगभग 8,000 पंचायतों के मुखिया के पद, ग्रामीण कचहरियों में सरपंच के पद, लगभग 1,14,000 वार्ड सदस्यों के सदस्य के पद, ग्राम कचहरियों के 1,74,000 पंचों के पद, पंचायत समिति के कुल 11,497 पद और जिला पार्षद के में 116 पदों के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। बिहार की पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान में 2026 तक कोई बदलाव नहीं होगा। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज के तहत 2,58,000 पद है, जिस पर चुनाव आरक्षण के अनुसार होता है। तो इस सब से भी सवाल बनता है। तो ये सब सवाल जो एक्सप्लेनेशन में हम लोग डिस्कस किए पूरा, ये सब से भी सवाल निकल सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 26 वाला ही पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल क्या कहता है? ऑनलाइन आयोजित की गई बिहार दिवस 2021 की थीम क्या थी? बिहार दिवस 2021 की ऑनलाइन आयोजित की गई थी, उसकी थीम क्या थी? तो जल जीवन हरियाली थी उसकी थीम। ऑनलाइन आयोजित की गई बिहार दिवस 2021 की थीम जल जीवन हरियाली थी। 22 मार्च 1912 को संयुक्त प्रांत से अलग होकर बिहार राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। ठीक है, 22 मार्च 2012 को ये बंगाल से अलग हुआ। ठीक है, और बिहार का राज्य अस्तित्व में है। इसके साथ उड़ीसा तब जुड़ा हुआ था, झारखंड तब जुड़ा हुआ था। बिहार दिवस समारोह की शुरुआत 2008 में हुई थी पहली बार। इसका विस्तार 2009 से राज्य भर में आरंभ हो गया। ठीक है, तो बिहार दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 2008 से हुई थी। तो ये भी डेट याद रखेंगे। मतलब एक्सप्लेनेशन में आपको बेनिफिट ये है ना कि एसपीडी में जो हम लोग डिटेल पढ़े थे ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दिया हुआ है, साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो उससे क्या होता है कि आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो वहाँ पे अगर कुछ छूट गया था वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन के फॉर्मेट में कंटेंट मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, चाहे आता भी है, तो आप इस एंगल से भी सोच सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उससे भी बन सकता है, और जो क्वेश्चन तो बना हुआ है वो तो बना ही हुआ है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे कोई भी पार्ट, किसी भी तरह का कोई पार्ट, कोई भी कंटेंट हम लोग लाएँ नहीं छूटे। ये मैं पटना गया था कुछ समय पहले, तो ये मैं लेके आया था, और ये बुक मुझे लगा कि ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके तैयारी के लिए। इसलिए तो हमारा कोशिश है कि आपका कोई भी किसी भी तरह से कोई भी कसर नहीं छूटे, ताकि आप में कोई 1-2 क्वेश्चन छूट जाए। मेरा पर्पस ये है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन बना के आएँ और आप सिलेक्शन सुनिश्चित करें। हाल ही में बिहार विधानसभा में अपनी पहली बैठक में कौन सी वर्षगांठ मनाई? बिहार विधानसभा अपनी पहला बैठक का कौन सा वर्षगांठ मनाया? तो बिहार विधानसभा अपना पहला बैठक का 100वां वर्षगांठ मनाया। ठीक है, उसके बाद ये आप यहाँ पे देख लीजिए, बिहार विधानसभा ने 7 फरवरी 2021 को पहली बैठक की 100वीं वर्षगांठ मनाई। कब मनाई? 7 फरवरी। ये भी डेट पूछ सकता है। पहली बैठक कब बनी थी? 7 फरवरी 1921 को मनी थी। तो ये भी सवाल बनता है कि पहली बैठक कब हुई थी, ठीक है, और किस डेट को ये 100वां वर्षगांठ मनाया, ये भी एक सवाल बनता है। और वो सीधा एक जो सवाल ये बना के दिया है वो तो है ही। उसके बाद 52 नंबर सवाल पे आ जाइए। भैया पढ़ के तो हम लोग ऐसे जाएंगे कि कुछ भी हमसे नहीं छूटे। जो सवाल बन सकता है वो सारा का सारा सवाल हमसे बनना ही चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। चलिए, बिहार में कालाजार और फाइलेरिया को खत्म करने की समय सीमा क्या है? कालाजार और फाइलेरिया को खत्म करने की समय सीमा 2021 की गई है, और इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि बिहार कालाजार और फाइलेरिया से सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक है। कालाजार और फाइलेरिया से राज्य सरकार ने इस दोनों बीमारियों को खत्म करने के लिए साल 2021 का समय सीमा तय किया है। उसके बाद 53 नंबर सवाल, बिहार के शहरों की बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई किस नई पहल की शुरुआत की गई है? क्या भाई
शहरों के, बिहार के शहरों की बुनियादी ढांचे, शहरों के बुनियादी ढांचों के सुधार। ठीक है, देखिए कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, कीवर्ड्स पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स को हम अंडरलाइन कर रहे हैं, उस पर थ्रस्ट देना है कि इस एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम अंडरलाइन करते हैं कि कीवर्ड्स पे आपका ध्यान जाए। उसके बाद ये कौन सी पहल शुरुआत की गई है, तो ग्रीनफील्ड टाउनशिप की पहल शुरुआत की गई है, मतलब नया शहर बनाने की शुरुआत की। ग्रीनफील्ड का मतलब नया होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, इसमें पहले उन शहरों को शामिल किया जाएगा जो नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले नगर निगम वाले शहर। शहरी विकास और आवास विभाग द्वारा इसकी तैयारी की जा रही है। इसकी कौन करेगा, कौन सा विभाग करेगा, शहरी विकास और आवास विभाग करेगा। ठीक है, तो यही पूछता है कि कौन सा विभाग के द्वारा पहल शुरू की गई है। ठीक है, तो शहरी विकास और आवास विभाग के द्वारा। इसके साथ ही विभाग ने निकायों को इसके लिए एक कार्य योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया है। ठीक है, उसके बाद 54 नंबर सवाल, बिहार में कितने सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए गए? सैनिटरी पैड का बैंक कितना स्थापित किया है? 54 नंबर सवाल, बिहार में तो 40 सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए गए हैं। बिहार में के 8 जिलों में 40 सैनिटरी पैड, 8 जिलों में 40 सैनिटरी पैड बैंक स्थापित किए जाएंगे। यह सैनिटरी पैड बैंक किशोरी समूह द्वारा पंचायत स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। अब ये किस स्तर पर किए जा रहे हैं और किसके द्वारा किए जा रहे हैं, इससे ये भी एक सवाल है। तो ये आपको कितने जिलों में किए जा रहे हैं? 40। तो ये 3-4 सवाल इसमें से आपको एक्सप्लेनेशन से निकल रहा है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा। बिहार राज्य सरकार परिवहन निगम द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, ठीक है, बिहार राज्य परिवहन निगम के द्वारा बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो ये है चलो ऐप। चलो ऐप किसने लॉन्च किया? राज्य सरकार परिवहन विभाग ने। ठीक है ना, ये किसके लिए है? बस पास के लिए, बुकिंग करने के लिए और अन्य जानकारियों के लिए उसका नाम है चलो ऐप। उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस पास की ऑनलाइन बुकिंग और अन्य जानकारी के लिए चलो ऐप नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। उसके बाद 56 नंबर सवाल, किनके जन्म दिवस को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया? तो भाई विकास पुरुष के नाम से नीतीश कुमार जी फेमस है, मुख्यमंत्री हमारे। तो नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के ही नाम से फेमस है, तो उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर 1 मार्च को राज्य भर में विकास दिवस के रूप में मनाया गया। मुख्यमंत्री का जन्मदिन 1 मार्च है, तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है किस डेट को मनाया गया। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें का सारा सवाल, सारा एक्सप्लेनेशन अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी मिस करने लायक नहीं है। बिहार सरकार अब सरकारी कर्मचारियों के बच्चे के जन्म पर चिकित्सा खर्चा वहन करेगी। यह कितने बच्चों तक मान्य होगा? 2 बच्चों तक मान्य होगा। वर्तमान में अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी और कई, एक्सप्लेनेशन में पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसमें बी हो जाएगा इसका आंसर, 2 बच्चों तक मान्य होगा। कई राज्य सरकारें अपने कर्मियों को सामान्य प्रसव और सीजेरियन डिलीवरी के लिए मेडिक्लेम आधारित सुविधाएं प्रदान करती है। अब बिहार सरकार अपने कर्मियों और अधिकारियों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी। ठीक है, उसके बाद आ गया 58 नंबर सवाल, हाल ही में पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया? पुलिस को अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सा विधेयक पास किया गया? जिसमें किसी को गिरफ्तारी करने के लिए मजिस्ट्रेट के वारंट या अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट का परमिशन नहीं चाहिए होगा, वारंट। तो ये 58 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ए, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, बिहार विधेयक का उद्देश्य, इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान में कार्यरत बीएमपी को राज्य के विकास एवं व्यापक हितों में एक समर्पित, कुशल, प्रशिक्षित, पूरी तरह सुसज्जित एवं बहुविषयक सशस्त्र पुलिस बल के रूप में विकसित करना है। उसके बाद 59 नंबर सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र तक हर महीने 1000 रुपये देने का फैसला किया है? तो ये बिहार सरकार ने किया है, ये बिहार सरकार ने किया है ऐसा।
तो 6 साल तक के बच्चों को सरकार 900 रुपये मासिक मदद देगी। बच्चों की उम्र 6 साल से 18 साल तक के हैं, उन्हें हर महीने 1000 रुपये दी जाएगी। तो 6 साल तक के बच्चों को कितना दिया जाएगा? 900 रुपये, और 6 साल से 18 साल तक के बच्चों को 1000 रुपये दिया जाएगा। इसका प्रावधान बिहार सरकार ने किया है। जो बच्चे अनाथ हो गए हैं कोरोना में, उनके पेरेंट्स का देहांत हो गया है। तो हाल ही में, नेक्स्ट सवाल 60 नंबर, हाल ही में बिहार सरकार ने किस बीमारी को महामारी घोषित किया है? तो ब्लैक फंगस कोरोना में बहुत फैला था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फैला था, लेकिन ये खतरनाक बीमारी था, तो इसको महामारी घोषित कर दिया गया। ब्लैक फंगस की महामारी घोषित किए जाने के बाद अब इसका इलाज महामारी के तहत किया जाएगा। अगर कोई भी संस्था उक्त प्रावधान का उल्लंघन करता है तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट की धारा 3 के तहत दंडनीय होगा। इसका उल्लंघन अगर कोई करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी क्या बोलते हैं कि संस्था अगर उल्लंघन करता है इसका, तो उसमें दंडनीय प्रावधान है। उसके बाद 61 नंबर सवाल, जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए पुनर्गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में बिहार के किस मंत्री को सदस्यता मिली है? जीएसटी काउंसिल ने सोना और कीमती पत्थरों की आवाजाही पर विचार करने के लिए किसको घुसाया है? तो तारकिशोर प्रसाद सिंह को, फाइनेंस मिनिस्टर को जनरली इसमें घुसाया जाता है। जीएसटी वाला जो भी काउंसिल वगैरह का मेंबर बनता है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर को घुसाया जाता है, स्टेट को, तो इसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर को घुसाया गया है। हमारे यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं तारकिशोर प्रसाद जी। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सदस्य के रूप में बिहार से सुशील कुमार मोदी हुए थे। सुशील मोदी की अध्यक्षता में ही जीएसटी कानून की ड्राफ्टिंग हुई थी, लेकिन अब सुशील मोदी का स्थान बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद सिंह ने ले लिया। जाहिर सी बात है, तो ये चले गए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट सवाल 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा कोविड-19 में मृत्यु पर परिजनों को कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 लाख। ठीक है। उसके बाद इसको बढ़ा के 4,50,000 भी कर दिया गया है, जो आपको अब मैं अपडेट बता रहा हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी सरकार राज्य में कोविड-19 से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देगी। उसके बाद 63 नंबर सवाल, बिहार सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है? तो सिंगल यूज प्लास्टिक, इसका आंसर हो जाएगा ए। सिंगल यूज प्लास्टिक को बिहार राज्य सरकार ने किस तरह के प्लास्टिक उत्पादों को के आयात को राज्य में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक। उसके बाद आपका बिहार सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण और आयात दोनों पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है। सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के भंडारण के साथ साथ इसकी बिक्री और उपयोग के लिए भी दंड का प्रावधान है। सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्मोकोल के भंडारण के साथ साथ इसकी बिक्री पर भी दंडनीय प्रावधान है। उसके बाद 64 नंबर सवाल, बिहार में कितने जिलों समेत देश भर में 250 से ज़्यादा जिलों में सोने पर हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है? ठीक है। तो बिहार में ये हो जाता है डी, 12 जिलों पर, 12 जिलों में इसको अनिवार्य कर दिया गया है। और अब इसका एक्सप्लेनेशन, अब बिना हॉलमार्किंग के सोने के आभूषण नहीं बेचे जाएंगे। बिहार के जिन 12 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया है, याद रखेंगे आप लोग भी, सोना वगैरह खरीदेंगे तो, चाहे घर में खरीदेंगे तो ध्यान रखेंगे, उनमें से है पटना के साथ साथ बक्सर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, नवादा, नालंदा, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, गया जिला। इसमें से ये सारे जिले शामिल हैं। तो ये पर्सनल यूज के लिए भी है। इनफैक्ट सारा का सारा क्वेश्चन हमारे बिहार स्टेट से है, तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए कि ऐसा बिहार में हो रहा है। उसके बाद बिहार सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से 9 अगस्त के बीच कितने पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसमें 5 करोड़ पौधे लगाने थे 5 जून को। ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं भाई, सारा स्पीडी वाला में डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा चल रहा है क्वेश्चन के फॉर्मेट में उसी का डिस्कशन जो स्पर्धा बुक से चल रहा है। मिशन 5.0 पौधारोपण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए वन विभाग, ठीक है, पौधाशालाओं से 5.50 करोड़ से अधिक पौधे तैयार कराए गए थे। उसके बाद 66 नंबर सवाल, किस राज्य द्वारा बिहार के आम और लीची के उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है?
तो जम्मू कश्मीर के द्वारा, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर ने बिहार के आम और लीची के खेतों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके लिए जम्मू सरकार ने सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय में 5,000 आम और लीची के पौधों को खरीदने की इच्छा। कहाँ से खरीदेगा? बिहार सबौर में जो स्थित है बिहार कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से ये खरीदेगा। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कहाँ से खरीदेगा, किसने किया है, ठीक है। उसके बाद ये टोटल ये 66 सवाल है इसमें। तो ये 66 सवाल के बाद उसमें जनगणना से संबंधित है। तो ये हमारा अभी क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है वो हमारा कंप्लीट होता है इसमें। इस सेक्शन से राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य में ये खत्म होता है। और इसके बाद ये जनगणना से संबंधित जो चीज़ें हैं ये हमारी बच जाती है, जो 2011 के जनगणना से आधारित है, जिसको हमें देखना बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि इसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। किस में देखे थे? तो उसमें हम लोग देखे थे SPD वाला में। अब हम स्पर्धा से इसको देख लेते हैं, एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो कुल जनसंख्या 2011 के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से कितनी थी हमारी? तो 10,40,40,99,452। पुरुषों की संख्या 5,42,78,157। महिलाओं की संख्या 4,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 8.7%। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत बिहार में है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका तीसरा स्थान है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 12वां स्थान है। पहले 13वां था लेकिन अब 12वां हो गया। जिलों की औसत संख्या, जनसंख्या कितनी है? जिलों की औसत जनसंख्या कितनी है? तो 27,31,701। उसके बाद शिशु जनसंख्या 0 से 6 आयु वर्ष तक के लिए क्या है? तो 1,91,33,964। 17.6% शिशु जनसंख्या है। लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 0 से 6 वर्ष। ये भी पूछता है कभी कभी, किस आयु ग्रुप के बच्चों को शिशु लिंगानुपात में रखते हैं? तो ये शिशु लिंगानुपात 935 है हर 1,000 बालक पर। 935 बालिकाएं हैं। उसके बाद आपका आ जाता है दशकीय कुल जनसंख्या वृद्धि, मतलब कि डिकेडल ग्रोथ, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब 2001 से 2010 तक का जो ग्रोथ हुआ वो कितना हुआ? 2,11,934। दशकीय वृद्धि कितना था? 25 ये हाईएस्ट है, 25.1%। मतलब एक दशक में 10 साल में 25% पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया। उसके बाद आ जाता है ग्रामीण जनसंख्या दशकीय वृद्धि। ग्रामीण क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ? तो 24.25%। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? पटना है, 58,38,465 यहाँ का जनसंख्या। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है? शेखपुरा। शेखपुरा में क्या है? 6,36,342। जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 प्रति वर्ग। देश में प्रथम है, सबसे ज़्यादा घनत्व है यहाँ पे बिहार में। उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? शिवहर, 1880 है। ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। निम्न जनसंख्या घनत्व वाला कैमूर है, 488 पॉपुलेशन है पर स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद कुल साक्षरता कितना है उसके उस समय के हिसाब से? 61.8%। उसके बाद पुरुषों का है इसमें 71.2 और महिलाओं का है 51.5%। हालांकि अब जो जनसंख्या का होगा, जनगणना सेंसस होगा, उसमें ये बहुत ही इम्प्रूव करने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो स्कीम लॉन्च किया था महिलाओं के, लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए, स्कूल के लिए साइकिल योजना और भी बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की थी। तो उससे बहुत सारी लड़कियां पढ़ाई के लिए और बहुत सारे गार्जियन पढ़ाई के लिए बच्चों को अपने भेज रहे हैं, लड़कियों को खासतौर पर भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इम्प्रूव करेगा। ये नया जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो उसमें आप लोगों को दिखेगा। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है? रोहतास है, पटना नहीं मारिएगा, 73.37%। और न्यूनतम है पूर्णिया, 51.08%। सर्वाधिक महिला साक्षर वाला जिला कौन है? रोहतास है। महिला भी यहीं पर सबसे ज़्यादा साक्षर है, रोहतास में। उसके बाद निम्नतम महिला साक्षर जिला सहरसा है, इसमें 41.68% है। उसके बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? ये भी पुरुष और महिला में दोनों में रोहतास है और इसमें 82.88% है। निम्नतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन है? पूर्णिया है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी पूर्णिया ही है। लिंग अनुपात अगर देखें तो 918 महिलाओं में 1000 पुरुषों पर 918 महिलाएं हैं। ग्रामीण लिंग अनुपात 921 है। शहरी लिंग अनुपात 895 है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो गोपालगंज है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यहाँ पे पर 1000 पुरुषों पे 1021 महिलाएं हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। 5 जिले कौन कौन है? गोपालगंज, सीवान, सारण, किशनगंज, नवादा।
और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? मुंगेर। न्यूनतम लिंग अनुपात है 876 प्रति महिला प्रति 1000 पुरुष। उसके बाद न्यूनतम लिंग अनुपात वाले 5 जिले मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया, शिवहर, पटना। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ग्रामीण जनसंख्या कितना है? 9,41,41,436। और शहरी जनसंख्या कितना है? 1,17,58,16। शहरी नगरीय जनसंख्या 11.29%, ग्रामीण जनसंख्या 28.71%। ये सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है। नगरीय जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, नगरीय जनसंख्या में दशकीय मतलब कि डिकेडल ग्रोथ इन सिटीज पॉपुलेशन, तो ये 35.43% है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन है? समस्तीपुर है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या मतलब शहर में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला ये समस्तीपुर है। तो ये हम इसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं वीडियो को। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हुआ होगा आप लोगों के लिए। बहुत ही आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही इसमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है। जो आपने डिटेल में एसपीडी से पढ़ा था उसका एक तरह से रिवीजन हो गया। क्वेश्चन किस तरह से किस फॉर्मेट में पूछेगा ये भी आइडिया मिल गया। उसके साथ साथ जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है तो एक्सप्लेनेशन में भी आपको पता चल गया कि और भी किस तरह से सवाल इसी क्वेश्चन में बनाए जा सकते हैं। तो ये सारा कुछ आउटलुक जो हम लोग उसमें डिटेल में पढ़े थे ये हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में और एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में और एडिशन कर दिए। उसके साथ ही साथ जो छूटा था वो भी हम लोग कवर कर चुके हैं इसमें। और अब इसके आगे हम लोग ऑलरेडी आर्थिक परिदृश्य में बिहार का बजट और आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके लिए स्पेशल वीडियो हमने बनाई थी, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पे स्पेशल वीडियो बनाई थी और बिहार बजट पे भी स्पेशल वीडियो हमने बनाई हुई है ऑलरेडी। तो उसमें डिटेल है। ठीक है। अब उससे क्या क्या सवाल पूछेगा ये इस बिहार बजट में और आर्थिक सर्वेक्षण वाला सेक्शन में, जिसमें कि 80 सवाल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले क्लास में। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और ये जो है हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जो लोग नहीं किए मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक खूब मन लगा के पढ़िए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।